हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने हम लेक्चर दिए हैं आप सभी को देखे होंगे। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से इस EW चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इसके साथ साथ जितने छात्र हैं, जितने पढ़ने वाले छात्र हैं, उन सभी लोगों को इस EW यानी इंग्लिश विजडम बाय VK सर इस चैनल को सभी लोगों को बताएं, ताकि वो सभी लोग क्या करें, इस वीडियो पर या कह सकते हैं इस चैनल पर सभी टीचर है, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी लेक्चर है सभी लेक्चर को आसान से सरल भाषा में समझाया जाता है। आप सभी लोग क्या करेंगे, इस इंग्लिश विजडम बाय VK सर इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, ताकि उन सभी को ये जानकारियां मिल सके इसमें कैसे कैसे क्या क्या बताया जाता है। ठीक है, तो हम आपको इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये थंबनेल पर सबको दिख रहा है पंचतत्व बैच सामने दिख रहा है सबको। ये आपका क्लास 12th का बायोलॉजी है, अर्थात क्लास 12th अर्थात पंचतत्व बैच आपके सामने लेकर आया हूं मैं जितन सर, पंचतत्व बैच में बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। और इसमें देखिए हम आपको कुछ बातें बताए थे कि पुष्पी पौधों में क्या होता है, जो लैंगिक जनन होता है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th पंचतत्व बैच, याद है ना। और उसमें हम आपको कुछ बातें आपको समझाए थे, बताए थे। और उसमें आप सभी लोग शायद सभी लोग, आई होप हमें पूर्ण विश्वास है, तो आप लोग क्या किए होंगे, जो 1 2 3 4 5 यानी कह सकते हैं जो 4 लेक्चर जो पढ़ चुके हैं सभी लोग देखे होंगे, सभी लोग समझे होंगे। और जो लोग नहीं देखे हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को देखने से पहले, या कह सकते हैं कि इसमें जो भी बातें होंगी, इसमें जो शब्द आएंगे, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो नहीं देखेंगे उनको डाउट होगा। इसीलिए आप लोग करेंगे क्या, इसके पहले के जितने 1 2 3 4 जो लेक्चर हैं सभी लोग ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, तब ये लेक्चर जो है समझने में और आसान रहेगा। देखिए बायोलॉजी बहुत ही आसान है, बस यही करना क्या है कि आपको एक सीरीज में क्रम से पढ़ाया गया है, उस क्रम को देखिएगा। ठीक है, क्रम से देखेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप समझेंगे कि सर क्या बता रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 5 है, आप सभी लोग देख रहे हैं पंचतत्व बैच क्लास 12 बायोलॉजी। देखिए आज का हमको पढ़ना क्या है, क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक क्या है, लघु बीजाणु जनन। ये आपके सामने दिख रहा है लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। देखिए क्या है भाई, ठीक देखिएगा, ये लघु बीजाणु जनन है, आपके सामने दिख रहा है क्या है, लघु बीजाणु जनन दिख रहा है ना। अब देखिए लघु बीजाणु जनन आपको दिख रहा है, यानी पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। ये जो लघु बीजाणु जनन मैं बोल रहा हूं, अर्थात इसका मतलब हम आपको बताए थे, कुछ ना कुछ आपको बताए थे। ठीक है ना, तो देखिए क्या बताए थे, क्या चीजें हैं उसको समझते हैं। ठीक है ना, देखिएगा क्या है भाई, ध्यान से सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग देखेंगे, समझेंगे, और साथ ही साथ आप सभी लोग, साथ ही साथ आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, ताकि वो जो इसमें समझाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, आप सभी लोग नोट्स करेंगे, अपने हाथों से नोट बनाएंगे। क्योंकि जो अपने हाथों से जब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसी समय बना रहे हैं, तो वो आपको ना याद भी होता रहेगा। सबसे सरल उपाय है याद करने का यही, कि आप लेक्चर को देख रहे हैं तो उस समय आप उसका नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, और ऐसे तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया ही जाएगा आपको ना। इस चैनल पर जो आपका टेलीग्राम है उसके माध्यम से आप सभी लोगों को ये नोट्स सारी पहुंचाए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। पर ये है कि आप जब अपने हाथ से बनाए रहेंगे उस नोट्स को, तो वो क्या रहेगा, और आसान रहेगा, आपके भाषा में रहेगा, तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग पेन कॉपी रफ लेकर बैठेंगे ताकि वो बातें समझ में आए। देखिए मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक क्या है, लघु बीजाणु जनन। कौन सा टॉपिक है, लघु बीजाणु जनन है ना। देखिए ये टॉपिक क्या है, लघु बीजाणु जनन आपके सामने है।
लघु बीजाणु जनन, ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन। कहेंगे सर ये क्या चीज होता है, तो आप पढ़े हैं और कुछ यहाँ पर समझ भी लेते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये अगर लघु बीजाणु जनन लिखा है, लघु बीजाणु जनन ये लिखा है, जब आपके सामने ये लिखा गया है तो क्या चीज है, क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, बस आपको ध्यान देना है। जैसे देखिए यहां पर लिखे मैं लघु बीजाणु जनन, ये आपके सामने हम लिख दिए, ठीक है ना, लघु बीजाणु जनन। तो देखो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा कि देखो लघु का मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस लघु का अर्थ होता है छोटा, का होता है ये छोटा, ये लघु का अर्थ हो गया छोटा, ये छोटा हो गया, समझ रहे हैं ना, ये छोटा हो गया, ठीक। बीजाणु, ये जो आपको दिख रहा है बीजाणु दिख रहा है ना, ये क्या है, ये जो बीजाणु आपको दिख रहा है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा बीज के अणु, किसके, बीज के अणु, इसका अर्थ ये होगा, समझ रहे हैं ना, बीज के अणु होंगे। और जनन का मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है निर्माण करना, इसका अर्थ क्या होगा, निर्माण करना, ये समझ रहे हैं ना। यानी लघु बीजाणु जनन में हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना क्या है, हमको क्या समझना है, तो इसमें यही पढ़ना हमको है कि जो बीज के अणु हैं, बीज के अणु हैं वो कैसे होते हैं, बीज के अणु छोटे होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे, यानी ये जो अणु है वो छोटा है, ठीक। और इसी छोटे छोटे अणु यानी कणों का निर्माण करना है, क्या नहीं करना है, हमको निर्माण करना है, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे सर ये लघु बीजाणु जनन कहाँ है, किसमें निर्माण करना है, क्या चीजें हैं, उसी को हम बताएं कि आपको समझना है, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सबको ध्यान से देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन कहाँ बनेगा। तो आपके मेमोरी के लिए, याद के लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, ये किसकी हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ये नर का है, नर का भाग है, किसका है, नर का भाग है, ये नर का भाग है। और नर के भाग में क्या होता है, नर के भाग में क्या होता है, तो नर के भाग में आपका पराग कोश है, क्या है, पराग कोश, नाम सुने सभी लोग, ये पराग कोश है, नर के भाग में क्या है, पराग कोश है। यानी पराग कोश में, इसमें पराग कोश में हमको लघु बीजाणु जनन का काम करना है, ठीक है। तो होता क्या है, लघु बीजाणु जनन में क्या होती है, थोड़ा समझिएगा, देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, क्रम से मैं समझा रहा हूं, देखिए क्या है। जैसे इसमें ये होता है, देखिए क्या होता है, देखिएगा, ये आपके सामने एक क्या हो गया, एक हम खाका बना रहे हैं ताकि आप क्या करेंगे, समझेंगे इसमें क्या है, ठीक है ना, ये आपके सामने है। अब देखिए इसमें हमको क्या पढ़ना है, क्या चीजें हैं, ये जो आपके सामने ये हम बनाए हैं, ये खींचे हैं, नहीं दिख रहा होगा, देखिएगा ये आपके सामने है, ठीक है ना। देखिए क्या है, पराग, देखिए जो हमको क्या बनाना है, लघु बीजाणु जनन बनाना है, क्या बनाना है, लघु बीजाणु जनन बनाना है। ध्यान से समझिएगा, देखिए होता क्या है कि आपके फूल हैं, आपके क्या हैं, फूल हैं। अब फूल में होता है नर का हिस्सा, भी बोले ना कि नर का भाग होता है जिसको बोलते हैं परागकोश, क्या बोलते हैं, परागकोश। तो देखिए क्या होता है, परागकोश का है, परागकोश, ये आपके सामने हो गया, ये परागकोश हो गया, समझ रहे ना। इस परागकोश के अंदर, इस परागकोश के अंदर, यानी ऐसे कह सकते हैं, इस परागकोश के अंदर, ये देखिए अंदर है, ये अंदर, परागकोश के अंदर, ठीक है। क्या होता है परागकोश के अंदर, तो परागकोश के अंदर एक कोशिका होती है, क्या होती है, कोशिका, बात को पकड़िएगा,
पराग कोश के अंदर कोशिका होती है, ठीक। और उस कोशिका को सर क्या कहेंगे, उस कोशिका का नाम क्या है सर, तो उस कोशिका का नाम होता है मातृकोशिका। क्या है उस कोशिका का नाम, उस कोशिका का नाम है मातृकोशिका, ठीक है। ओह नो, ये क्या हो गया। चलिए देखिए, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यही हम लोग पढ़ रहे थे और यही चल रहा था। हमें आपको समझाना, हम यही समझा रहे थे, लघु बीजाणु जनन। क्या पढ़ा रहे थे, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। ये हमारा लघु बीजाणु जनन है। देखिए क्या है लघु बीजाणु जनन में, क्या है हम आपको समझाए हैं, थोड़ी सी बात समझाए हैं, वही बात यहाँ पर है। ये लघु बीजाणु जनन, ठीक है, लघु बीजाणु जनन। अब ये लघु बीजाणु जनन जो होता है कहाँ होगा, तो मैं देखो समझा रहा हूं, लघु बीजाणु जनन कहाँ होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कहाँ होगा, कहाँ होगा, बात को पकड़िएगा, कहाँ होगा लघु बीजाणु जनन की क्रिया कहाँ होगी। तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है पराग कोश में। किसमें होती है, पराग कोश में, बात को समझिएगा, पराग कोश में होगी, ठीक है, पराग कोश में होती है। अब कहेंगे सर पराग कोश में क्या होता है, तो देखो पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर ठीक है, एक कोशिका होती है, एक क्या होती है, कोशिका। ये क्या है, ये कोशिका हो गई। पराग कोश के अंदर एक क्या होती है, कोशिका। और उस कोशिका का नाम क्या है सर जी, तो उस कोशिका का नाम है मातृकोशिका। कौन सी कोशिका है, मातृकोशिका, ठीक है, उस कोशिका का नाम आपका है मातृकोशिका, ठीक है ना, ये मातृकोशिका है। समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा। लघु बीजाणु जो जनन होता है वो कहाँ होगा, पराग कोश के अंदर, पराग कोश में होगा, पराग कोश में होगा, ठीक। अब पराग कोश के अंदर होता क्या है, कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका, जिसका नाम क्या है, मातृकोशिका। नाम क्या है, मातृकोशिका। समझ गए ना। ये जो मातृकोशिका है, ये जो मातृकोशिका है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, द्विगुणित होती है। कैसी होती है, ये जो मातृकोशिका है ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ध्यान से सुनिएगा, जो मातृकोशिका है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है। अब ये जो द्विगुणित कोशिका होती है, ये जो मातृकोशिका होती है, इसमें होता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा, क्या होगा भाई, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब विभाजन होगा तो इस विभाजन से सर क्या बनेगा, तो इस अर्धसूत्री विभाजन से छोटे छोटे सेल बनेंगे, छोटे छोटे सेल बनेंगे। समझ रहे ना। और जो छोटे छोटे सेल बनेंगे, कै गो बनेंगे, कै गो बनेंगे, फाइनल कै गो बनाएंगे, तो 4 बनाएंगे। कितने, 4 कोशिका बनाएंगे। कितनी कोशिका बनाएंगे, 4 कोशिका। समझ रहे हैं ना, ये 4 कोशिका बनाएंगे, ठीक है। और जो 4 कोशिका होगी सर वो कैसी होगी, तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। कैसा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जब हो रहा है, अर्धसूत्री जब विभाजन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, देख रहे हैं ना, किसमें हो रहा है, मातृकोशिका में। ये कोशिका कैसी है, द्विगुणित है, मतलब कि 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। अर्धसूत्री का मतलब आधा आधा बटेगा, कितना कितना होगा, आधा आधा, आधा 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 होकर 4 कोशिका तैयार हो जाएंगे। तो ये जो चारों कोशिका है, ये जो चारों कोशिका है, इसी 4 कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। नाम सुनिएगा, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये क्या हो गई, लघु बीजाणु हो गई। सर ये जो लघु बीजाणु जो कोशिका लिख रहे हैं, ये जो 4 कोशिका है, तो क्या 4 लघु बीजाणु हुआ का,
तो जी हाँ, 4 लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। और ये जो कोशिका कैसी रहेंगी, तो अगुणित रहेंगी। कैसी रहेंगी? अगुणित रहेंगी। क्या रहेगा? अगुणित। सर नहीं समझ में, अभी नहीं समझ में आया। आइए थोड़ा सा फिगर बेस समझ लेते हैं क्या है। जैसे मान लो कि ये देखो, ये देखो, ये समझ लो, ये परागकोश है। ये क्या है? ये परागकोश है। ठीक है, समझ गए ना? इस परागकोश के अंदर, इस परागकोश के अंदर एक कोशिका होगी। एक क्या होगी? कोशिका। एक क्या होगी? कोशिका। समझ रहे हैं ना? इस कोशिका को खींच के बाहर निकाल दे रहे हैं। इस कोशिका को हम क्या कर रहे हैं? खींच के बाहर। कहेंगे सर ये क्यों खींच रहे हैं? खींचा खींची क्यों कर रहे हैं सर जी? खिंचौल का मतलब है? तो जी समझाने के लिए कह रहा हूं कि आप इसको, ये जो कोशिका बीच में दिख रही है, ये जो कोशिका, इसको हम क्या कहेंगे? इस कोशिका का नाम क्या होगा? ये कोशिका कौन सी होगी? तो ये इस कोशिका को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखो, पराग कोश के अंदर एक कोशिका होती है, जिस कोशिका का नाम क्या है? मातृ कोशिका। यानी जो मातृ, ये जो दिख रहा है आपके सामने, यही कोशिका है, मातृ कोशिका है। समझ गए ना? हम मातृ कोशिका को खींच के बाहर कर दिए। देखो ये मातृ कोशिका हो गई। ये क्या हो गई? मातृ। हम लिख भी दे रहे हैं, ये मातृ कोशिका। ये क्या हो गई? मातृ कोशिका। समझ रहे ना? ये आपकी मातृ कोशिका हो गई। मातृ कोशिका ये कैसी है? द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित है। मातृ कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। दिख रहा है ना? द्विगुणित है। अब ये जो मातृ कोशिका द्विगुणित है, अर्थात ये होगा कि अब ये मातृ कोशिका में, इस मातृ कोशिका में थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई। ये जो मातृ कोशिका है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, बड़ा का थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा आपको दिखेगा। ठीक है ना? देखिए, ये मातृ कोशिका हो गई। ठीक, ये मातृ कोशिका कैसी है? द्विगुणित है। समझ गए ना? ये कोशिका थी कहाँ? पराग कोश के अंदर। ये हो गई, इसमें है, ये वाला है। अब इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा भाई? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। समझिए, ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से ये दो भाग बनेंगे। कई कोशिका बनेंगे? दो कोशिका। एक कोशिका से कई कोशिका? दो कोशिका। ये जो दो कोशिका है, ये अगुणित होंगे। क्या होंगे? अगुणित। ये होंगे अगुणित। फिर यही होगा, फिर ये ऊपर वाली जो कोशिका, ये वाली जो कोशिका दिख रही है, फिर इसमें अर्धसूत्री होगा, तो इस वाले से दो ठे बनेंगे। ऐसे एक ठे, दो ठे। फिर इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, ये वाला जो दिख रहा है, इस वाले से दो ठे हो जाएंगे, तो आपके दो हो जाएंगे, एक और ये दो। ये चारों के चारों जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये चारों के जो चारों दिख रहे हैं, ये अगुणित हैं। चारों के चारों क्या है? अगुणित है। मैटर समझ में आ रहा है ना? ये चारों के चारों कैसे हैं? अगुणित है। अगुणित है। ये क्या है? अगुणित है। समझ रहे हैं ना? ये अगुणित है। समझे कि नहीं समझे? तो यही हम बोले हैं कि होता क्या है, लघु बीजाणु जनन की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? कहाँ होती है? परागकोश के अंदर होती है। परागकोश के अंदर क्यों होती है? क्योंकि परागकोश के अंदर होता है, एक कोशिका होती है जो द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है, जिसको मातृ कोशिका कहते हैं। मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद चार कोशिका बनते हैं, यानी चार लघु बीजाणु बनते हैं। और चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। समझ रहे हैं ना? जब अगुणित होते हैं तो यानी परिभाषा क्या हो गया? लघु बीजाणु जनन। देखो, लघु का मतलब छोटा, तो ये चारों कण हमारे छोटे छोटे हैं। बीजाणु का मतलब बीज के अणु, तो भाई ये बीज के अणु ही हैं। और जनन का मतलब निर्माण करना। इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना। यानी ये चार लघु बीजाणु का निर्माण हो गया। इसी क्रिया को बोलते हैं क्या? लघु बीजाणु जनन। मैटर समझ गए ना? ये आपके सामने देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? इसी को देखो, हम यहाँ पर क्या किए हैं? लिखे हैं, समझाए हैं। क्या चीजें हैं तो देखिएगा क्या है आपके सामने। ठीक है।
ये देखिए भाई, देखिए यहां पर क्या लिखे हैं, लघु बीजाणु जनन लिखे ना है। लघु बीजाणु में बोले हैं कि देखिए कोशिका की स्थिति, क्या बोले हैं, कोशिका की स्थिति। कोशिका की स्थिति का मतलब यह है, कोशिका की स्थिति का मतलब यह है कि एक पराग कोश के अंदर, एक पराग कोश के अंदर एक क्या होती है, मातृकोशिका। क्या होती है, मातृकोशिका होती है। क्या होगी, मातृकोशिका। देखो ये आपके सामने दिख रहा है मातृकोशिका, और ये मातृकोशिका कैसी है, द्विगुणित होती है। बात समझ में आया। इसका मतलब है कि इनमें गुणों का पूरा जोड़ा मौजूद होता है। द्विगुणित का मतलब, द्विगुणित का मतलब कि क्या होगा, जो गुण होते हैं वो जोड़े के रूप में, किस रूप में होंगे, जोड़े के रूप में। जैसे 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 इंसान है, जैसे क्या है इंसान, जैसे मानव है। ध्यान सुनिए, ये जो मानव है ना, ये मानव है। मानव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े के रूप में होते हैं, युग्म। यानी जैसे एक मानव के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते ना। जिसमें से अगर मानव है तो मानव में क्या भाई, नर होते हैं और क्या होते हैं, मादा। ठीक है, नर में भी जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं, टोटल 46 होते हैं। तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46, दोनों में 46। यानी इसको ऐसे लिखते हैं 44, नर है तो प्लस एक्स वाई। ये देख रहे हो ना, ये आपके सामने। तो ये देखो जोड़ा है, क्या है, जोड़ा है। यानी यहाँ पर एक्स वाई दिख रहा है, दो गुण है। यहाँ पर देखो मादा है तो इसमें भी 46 होते हैं, तो इसको दर्शाते कैसे, 44 प्लस एक्स एक्स। ये आपके सामने दिख रहा है ना। तो ये भी देखो, ये जोड़ा है, ये क्या है, जोड़ा है। समझ में आया ना। तो ये आपके सामने जो जोड़ा दिख रहा है, तो ये भी क्या है, दोनों गुण है, द्विगुणित है। कैसे हैं, द्विगुणित है। समझ में आया। तो जो मानव होते हैं, जो मानव होते हैं वह दोनों गुण रखते हैं। देख रहे हैं एक्स वाई, यानी अब एक्स और ये वाई, ये देख लो डबल एक्स है ना। यानी जोड़े के रूप में होते हैं, किस रूप में, जोड़े के, दोनों गुण। यहाँ पर देखो इसका मतलब है कि, इसका मतलब द्विगुणित का मतलब क्या होता है कि इनमें गुणों का पूरा जोड़ा मौजूद होता है, गुणों का पूरा जोड़ा मौजूद होता है ना। तो इसे बोलते हैं द्विगुणित। क्या बोलते हैं, द्विगुणित। और द्विगुणित को किसे दिखाते हैं, 2n से। किसे दिखाएंगे, 2n। जहां पर आपको बायोलॉजी में 2n मिल गया तो समझिएगा वो द्विगुणित है। वो क्या है, द्विगुणित है। मैटर समझ रहे हैं ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो वही चीजें यहाँ पर लघु बीजाणु जनन में पढ़ रहे हैं कि लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, जो कोशिका की स्थिति बताई जा रही है। मतलब किस कोशिका की स्थिति, किसको, मातृ कोशिकाएं क्या होती है, द्विगुणित होती है ना। और ये द्विगुणित होने से क्या होती है, ये द्विगुणित होने से इन मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समझ रहे हैं ना। देखिए उसको हम यहाँ पर समझाए हैं। देखो वही चीज है, क्या है, देखिएगा देखिए यही चीज है। हर एक काम करने वाली मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अभी हम समझाए हैं। इस विभाजन की खासियत यह है कि एक मातृ कोशिका से 4 अगुणित परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। इसी क्रिया को हम बोलते हैं लघु बीजाणु जन। अभी समझाए हैं कि मातृ कोशिका से, सिंपल बात यह है कि मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 अगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है। उसी क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आया ना। इसी चीज को यहाँ पर देखिए लिखा गया, साफ साफ आपके सामने लिखा गया। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, सामने दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब लघु बीजाणु बन गया, क्या बन गया, लघु बीजाणु बन गया, यानी परागकण बन गया। क्या बन गया, परागकण जब बन गया, जब परागकण यानी किसके अंदर बन गया, परागकोश के अंदर जब बन गया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा सर। तो अब होता क्या है कि परागकण बना किसके अंदर, परागकोश के अंदर। किसके अंदर, परागकोश के अंदर। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होते हैं, क्या होते हैं समझिएगा, देखिएगा।
इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये परागकोश है, ये क्या है, परागकोश है। नहीं दिख रहा है सर जी, नहीं दिख रहा है सर जी, दिख रहा है, अब दिखेगा, टेंशन मत लीजिए। ये देखो, ये परागकोश है, ये क्या हो गया, परागकोश। परागकोश का ये पुतंतु हो गया, सभी लोग देखे हैं। हमने क्या किया कि इसके अंदर छोटे छोटे क्या है, छोटे 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 छोटे, इसको क्या कहेंगे सर, इसको बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे, परागकण, पोलन ग्रेन, इसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। समझ रहे, ये परागकण है। बन गया सर, ये तो बन गया पूरा सर, इसमें तो बन गया, हम बना लिए परागकण। इसी को परागकण को ही क्या कर सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं लघु बीजाणु। हम बार बार देखिए बोल रहे हैं लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु हो गया, समझ रहे हैं ना। इसी को क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु हो गया। जब यह लघु बीजाणु बन गया तो बनने के बाद अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बनने के बाद देखिए ये जो परागकोश है, ये क्या है, परागकोश है। तो हम आपको पीछे लेक्चर में पढ़ाए हैं, और क्या पढ़ाए हैं कि जो परागकोश होते हैं, परागकोश होते हैं, ये जो परागकोश होते हैं, इसमें कई लेयर होते हैं। लेयर कैसे होते हैं, 4 लेयर। कई लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, सभी लोग जानते हैं। ये देखो, ये समझो, ये का है, ये इसका सबसे बीच का है, सबसे बीच का है, ठीक है। ये सबसे अंदर का है, ये सबसे अंदर का परा लेयर है, समझिए, ये सबसे अंदर का लेयर है, ठीक। सभी लोग देखे थे। इसके बाहर देखिए, इसके बाहर भी क्या होते हैं, इसके बाहर भी लेयर होते हैं। देखो, एक लेयर ये, एक लेयर ये हो गया, ठीक। इसी तरह दूसरा ये लेयर हो गया, इसी तरह ये होगा, देख रहे हैं ना। तो टोटल कितने लेयर हो गए, 4। यानी ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये आपका हो जाएगा पहला, ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया, चौथा हो गया। दिख रहा है सबको ना। ये हमको क्या है, ये आपको पीछे लेक्चर में समझा भी चुके हैं, फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है, फिगर में क्या बताए हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, जो 4 लेयर दिख रहे हैं, तो देखिए इसमें परागकोश का स्फुटन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, परागकोश का स्फुटन। इसका मतलब समझो क्या है, हमको पढ़ना क्या सर है, हमको पढ़ना है परागकोश का स्फुटन, यानी ये पढ़ना है, पढ़ना हमको ये है परागकोश का स्फुटन, ये आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये लेक्चर आपको देखना है। इसमें सर क्या है, देखो ये जो पूरा परागकोश हम आपको बनाए हैं, ये जो पूरा परागकोश हम बनाए हैं, तो परागकोश फट जाता है। परागकोश के फटने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागकोश का स्फुटन बोलते हैं। यानी स्फुटन का मतलब यह है कि परागकोश आपका फट जाए, फट के उसमें जो आपका परागकण वो छिटा जाए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए क्यों फट जाता है, क्यों फट जाता है, तो देखिए परागकोश के अंदर 4 लेयर है, चारों लेयर का नाम आप जानते होंगे, चारों लेयर का नाम जानते हैं, जिसमें सबसे ये जो आखिरी वाला दिख रहा है, ये जो सबसे आखिरी में है, ये वाला जो सबसे आखिरी में, जो अंतिम में ये दिख रहा है, बीच में सबसे अंदर है, इसको हम लोग क्या कर रहे थे सर, तो इसको हम लोग बोले थे, इस वाले को बोले थे सर टेपिटम। क्या बोले थे, टेपिटम। नाम याद आ रहा होगा, ये टेपिटम होता है, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद देखो, ये जो सबसे बाहर है, ये जो चौथा है, ये इसको बोलते हैं बाह्य। क्या बोलते हैं, ये हमारा बाह्य लेयर है, ये क्या है, बाह्य स्तर है, सबसे बाहर का है। तो होता क्या है कि है जो बाह्य स्तर है और जो टेपिटम है, ये दोनों क्या कर जाते हैं, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बात को समझिएगा, ये सबसे अंदर वाला और ये चौथा, यानी जो सबसे बाहर वाला है, ये दोनों धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये पहले देखो ऐसे नहीं कि बम दर छिटा गया, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे आपका जो स्तर है वो अलग होगा, फटेगा ना। तो पहले ये वाला जाएगा, उसके बाद टेपिटम जाएगा, फिर उसके बाद जो बीच का सब बच रहा है, दूसरा और तीसरा जो बच रहा है ना, दूसरा और तीसरा जो मध्य स्तर है, फिर अंतःस्थितियम है, मध्य स्तर और अंतःस्थितियम ना। तो हो गया क्या
कि जो आपका मध्य स्तर है, अब कहेंगे सर बचा कौन है, तो बचा देखिए कौन बच रहा है, तो बच रहा है आपका ये वाला, कौन सा बचा भाई, एक बचा मध्य स्तर, ये बचा सर, ये अभी बच गया, और एक बचा अंतःस्थिसियम, नाम सुने होंगे सभी लोग, अंतःस्थिसियम नाम सुने होंगे। ये आपका दो लेयर का कर गया, बच गया। तो होगा क्या कि आपका ये जो मध्य स्तर है धीरे धीरे ये भी नष्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब जैसे ही नष्ट होगा तो आपका केवल क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, अंतःस्थिसियम बचेगा, ये लेयर बचेगा। इस लेयर में होता क्या है, अंतःस्थिसियम में सर क्या होता है, तो ये देखो अंतःस्थिसियम में नमी होती है, क्या होती है, नमी, क्या होती है, नमी, अर्थात इसमें H2O की मात्रा, किसकी मात्रा होती है, H2O की मात्रा होती है। समझ रहे हैं ना। अब ये जो नमी होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, धीरे धीरे सुखाने लगता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा। जैसे जैसे ये नमी सूखेगा, जैसे जैसे ये नमी सूखेगा, वैसे वैसे जो ये लेयर है, जो अंतःस्थिसियम है, वैसे वैसे ये क्या करता है, ये सिकुड़ेगा, ये करेगा, सिकुड़ता है। समझ रहे हैं ना, ये सिकुड़ जाएगा, ये क्या कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जैसे ही सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने से क्या होता है, सिकुड़ने से क्या होता है कि इनकी जो ओष्ठ कोशिकाएं होती है वह क्या कर जाती है, फट जाती है, क्या कर जाती है, फट जाती हैं। समझ रहे हैं ना। तो जब यही जब सिकुड़ जाएगा तो सिकुड़ने से क्या होगा, लास्ट में आखिरी में ये क्या कर जाएगी, ये कोशिकाएं ये फट जाएंगी, ये क्या कर जाएंगी, फट जाएंगी। समझ रहे हैं ना, ये फट जाएंगी। और जैसे ही फट जाएगा तो ये भी तो पहले में नष्ट हो गया था, टेपिटम भी नष्ट हो गया था, धीरे धीरे मध्य स्तर भी नष्ट हो गया, लास्ट में अंतःस्थिसियम नष्ट हो रहा है। तो ऐसे जब ये पूरा पूरा का पूरा लेयर नष्ट हो जाएगा तो अब ये रह जाएगा आपका ये जो परागकण है। जैसे ही लेयर हटेगा तो परागकण ऊपर से निकल के छिटाने लगते हैं, गायब होने लगते हैं, निकलने लगते हैं बाहर। उसी क्रिया को बोलते हैं पराग कोश का स्फुटन। मतलब पराग कोश का स्फुटन कैसे हो रहा है, तो याद रखिए पराग कोश का स्फुटन कैसे हो रहा है, तो आप याद रखेंगे पराग कोश में सर 4 लेयर होता है, बाह्य स्तर होता है, टेपिटम स्तर होता है, फिर मध्य स्तर होता है, फिर अंतःस्थिसियम होता है, ये 4 स्तर होते हैं। पहले क्या होता है सर, पहले बाह्य स्तर और टेपिटम धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, पहले ये दोनों नष्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मध्य स्तर नष्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा सर, अंतःस्थिसियम धीरे धीरे सिकुड़ेगा। क्यों सिकुड़ेगा सर, क्योंकि इसमें होती है नमी, क्या होती है, नमी, जल होता है, जल धीरे धीरे क्षय होगा, बाहर निकलेगा, तो ये धीरे धीरे चिचुक जाते हैं, चिचुकने लगेंगे, फटने लगेंगे। समझ रहे हैं ना। तो वो क्या कर जाएंगे, फट जाएंगे। अब फटने से क्या कर जाएगा आपका, जैसे ही ये फट जाएगा तो फटने के बाद इसके अंदर जो परागकण हैं ये क्या करते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं ना। तो इसी क्रिया को बोलते हैं पराग कोश का स्फुटन। ठीक है, मैटर समझ में आ गया होगा। आइए देखिए इसी लाइन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, समझते हैं। ये जो मैं आपको समझाया हूं इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे अपने नोट्स में, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, समझिएगा बात को। बहुत आसान है, बस यही है कि आपको करना क्या है, पेन कॉपी लेकर बैठना है। ठीक है ना। तो देखिएगा ये आपके सामने है, पराग कोश का स्फुटन लिखा गया है। अब इसके बाद पराग कोश का स्फुटन में सर क्या है, हम जो आपको समझाए हैं वही चीजें यहां पर है, लिखा गया है। देखिए क्या है लिखा है यहां पर आपका, देखिए परिपक्व पराग कोश की भित्ति के फटने को स्फुटन कहते हैं। आपके सामने दिख रहा है ना, कि परिपक्व पराग कोश, परिपक्व का मतलब ये होगा कि पराग कोश जब पक जाता है, क्या कर जाएगा, पक जाएगा पूरी तरह। ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो भित्ति होती है वो फटने लगती है, तो उसी क्रिया को पराग कोश का स्फुटन कहते हैं। ये आपका एक तरह परिभाषा हो जाएगा, पहला पॉइंट बन जाएगा परिभाषा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो स्फुटन की जो क्रिया होती है ये किसके द्वारा या कहां होती है, देखिए यह क्रिया ओष्ठ कोशिकाओं के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, ओष्ठ कोशिकाओं के द्वारा होती है। कहेंगे सर ये ओष्ठ कोशिका क्या चीज है,
क्या चीज है ओष्ठ कोशिका है? तो देखिए कह सकते हैं कि जो पराग कोश होता है, पराग कोश का जो निर्माण होता है, जो अस्तर का निर्माण होता है, वह किन कोशिकाओं से होता है? ओष्ठ कोशिकाओं से होता है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि पराग कोश के जो अस्तर होते हैं वह किन कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं? तो सर जी ओष्ठ कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। प्रश्न यही है कि पराग कोश के जो अस्तर बनते हैं सर वो किस कोशिका से मिलकर बनते हैं? तो ओष्ठ कोशिकाओं से बनते हैं। ठीक है, हमारे बात को ध्यान समझिएगा। ये आपके भले ही आपको लग रहा है कि सर हमको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है, तो बात तो सही है, लेकिन ये है कि जो मैं समझा रहा हूं ये आपके आगे आने वाले जो नीट है उसमें भी काम करेगा। बस आपको करना क्या है, हर पॉइंट को समझना है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर हमको तो अभी बोर्ड का पेपर देना है, मैं वही नहीं पास हुआ हूं तो नीट कैसे क्रैक करूंगा। तो देखिए तैयारी पहले से होती है, अचानक तैयारी नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। अगर आपको कोई नया काम करना है या कुछ करना है तो तैयार रहिए, पहले से रेडी रहिए ना, और रेडी होकर अखाड़े में कूद जाइए एकदम। ठीक है, तो वही है कि आप ना बोर्ड के जो तैयारी कर रहे हैं बोर्ड का, उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वही चीजें आपका नीट का भी रहता है ना, लेवल वही रहता है। ठीक, बस आपको लाइन टू लाइन समझना होता है। देख रहे हैं ना, तो पराग कोश की जो भित्ति होती है वो किस कोशिका से मिलकर बनती है? ओष्ठ कोशिका से। मैटर हो गया समझ में। तीसरा पॉइंट देखिए, परिपक्व होने पर मध्य अस्तर और टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। अभी समझाए ना कि पहले कौन नष्ट होगा? मध्य अस्तर और टेपिटम क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद और अंतःस्थिशियम बचते हैं। क्या करते हैं? बचते हैं। मतलब वही चीजें हैं कि पहले मध्य स्तर, टेपिटम ना, ये और जो बाह्य स्तर है ना, ये नष्ट होंगे। केवल क्या बचेगा? अंतःस्थिशियम ये बचेगा। और ये क्या करा? अंतःस्थिशियम से जल की कमी, यहाँ पर जल की कमी होने पर, जल की यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। देख रहे हैं ना, जल की कमी होगी तो ओष्ठ कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, यानी ओष्ठ जो कोशिका होगी वो फट जाएगी। क्या कर जाएगी? फट जाएगी। और जैसे ही ओष्ठ कोशिका फटेगी वैसे ही उसके अंदर जो दाना होगा, परागकण होगा, लघु बीजाणु होंगे, वो बाहर निकलने लगते हैं। तो इसी क्रिया को बोलते हैं पराग कोश का स्फुटन। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पराग कोश का स्फुटन क्या होता है सर, तो आप यही लिखेंगे 4 पॉइंट, इतना लिख देंगे, बातें क्लियर हो जाएगी। सर कहेंगे सर इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे? फिगर में सर क्या चीजें हैं, हम कैसे समझे? तो आइए फिगर भी देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत, सब समझाएंगे। बस यही है कि आपको समझना है, आपको क्या करना है? समझना है। देखिए आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं ना ये। और पराग कोश की जो संरचना होती है हम आपको पढ़ाए हैं, लेक्चर 1 2 3 आपको पीछे पढ़ाए हैं, आप उसको देखिएगा। कहेंगे सर ऐसे अभी तो सर गोल गोल बना रहे थे, इक्वल कैसे बना दिए? तो भाई रियली आप ध्यान से देखेंगे ना तो लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं, देखिएगा। पराग कोश को जब काटेंगे ना तो ऐसे अंदर से ऐसे ही दिखाई देता है कि नहीं? दिख रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है ना। तो यही देखो, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या हो गया? पराग कोश का स्फुटन हो रहा है। स्फुटन का मतलब देखो ये क्या हो गया? ये जो आपके सामने दिख रही है ना, ये आपका क्या है? लेयर है। ये सब लेयर है, ये सब क्या है? ये सब लेयर है, लेयर है। वही सब लेयर अभी जो बताए थे ना, मध्य स्तर, वाय स्तर, टेपिटम, देख रहे हैं ना। तो होगा क्या? देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या कर गया है, ये धीरे धीरे क्या कर गया है, जब ये जो एरिया जो खाली जगह, ये जो खाली जगह मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ के जो लेयर थे चारों वो धीरे धीरे गायब हो गए। धीरे धीरे क्या हो गए? गायब हो गए हैं। ये सिकुड़ गई है, क्या कर गए? हाई नीचे की तरफ ऐसे दब गई है, और हाई ऊपर की तरफ ऐसे सिकुड़ गया, खिंचा गया है। सिकुड़ जाने से बीच में फाक उधर, मतलब कि जगह बन गया है। बीच में क्या बन गया? जगह बन गया। और जैसे ही जगह बनता है, यानी देखो ये बीच में ये जगह बन गया है।
अब इसी जगह से है जो बीच में आपको ये छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये मेरे क्या है सर, ये मेरे सारे के सारे क्या हैं, परागकण है। क्या है, परागकण है, पोलन ग्रेन है, क्या है, यही हमारे क्या है, परागकण है। ठीक है, परागकण है, समझ में आया ना। यही परागकण क्या करते हैं, धीरे धीरे पक जाता है तो इसी जगह से बहरे निकलने लगते हैं। यही परागकण हमारे छोटे छोटे हैं, सब बाहर आने लगते हैं ना। यानी पराग का स्फुटन हो गया। इसी चीज को देखिए, यही चीज इधर भी है, पोलन ग्रेन यहाँ पर लिखा भी गया है, सामने दिख रहा है ना। तो परागकोश के स्फुटन में ये क्रिया होती है कि परागकोश का अगर स्फुटन पूछेगा क्या होता है तो अभी पीछे बताएं उसको लिखेंगे। और इसकी यहाँ पर संरचना आपके सामने दिख रही है, ये पूरा परागकोश है। ये क्या है, परागकोश है। जब इसको काटे हैं, क्षैतिज काटे हैं, तो अंदर ऐसे संरचना दिखती है। आपको पीछे हम समझा चुके हैं, समझ रहे हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो आप देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। नहीं देखेंगे तो ये बातें समझ में आने वाली नहीं है कि कहेंगे सर ये कैसे, मतलब को कहां से आ गया। हम आपको पीछे लेक्चर में समझाएं, आप समझ लीजिएगा वहां पर जाकर, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो को, चाहे आपका जो 1 2 3 जो भी आपका लेक्चर है, उसको स्लो करके समझिएगा, धीरे धीरे करके समझिएगा, बार बार देख कर समझिएगा, सारी बात क्लियर हो जाएगी। समझ रहे ना, बस प्रयास करना है आपको समझने का, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखिए, अगला क्या चीज है, क्या है। अब देखो हमने क्या किया, परागकण बना लिया। सर हमने तो परागकण बना लिया, क्योंकि भाई परागकण क्या थे, फूट गए, सारे के सारे क्या कर गए, फूट गए। अब फूटने के बाद सब छिटा गए, बड़े निकल गए, परागकण तो बन गए, परागकण तो सर बन गए। पर जो परागकण जब बन गए हैं, यानी जो लघु बीजाणु सब देख रहे, जो बाहर निकल रहे थे ना, वही परागकण थे, सब बहरे निकल रहे थे। क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे थे। जब बाहर निकल गए तो सर बहरे निकलने के बाद अब जानेंगे ना सर जी परागकण का डिजाइन कैसा है, आकार कैसा है। अब परागकण के बारे में पढ़ेंगे, परागकण बनाने के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक, परागकण बनाने के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे परागकण की संरचना कैसी होती है, परागकण से दिखेगा कैसे, जो छोटा छोटा सर वो परागकोश से भरे छिटाया है, निकला है, उसकी संरचना सर कैसे होती है परागकण की, वो क्या चीज है। तो अब परागकण के बारे में पढ़ना है, समझ में आया ना। तो देखिए परागकण के बारे में वही चीज यहाँ पर हम पूरा देखिए, हेडिंग देखिए लिखा गया है, लघु बीजाणु या परागकण की पूरी संरचना आपके सामने लिखी गई है। यानी आप परागकण की संरचना के बारे में पढ़ना है, क्या चीज होता है, क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहां पर दिख रहा है, परागकण की संरचना के बारे में, ठीक है। क्या चीज है, कौन सी बात होती है, यही हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले ये देखिएगा क्या है, यहां पर लिखा गया प्रथम अवस्था में ये आपका है, प्रथम अवस्था में जो परागकण होते हैं वो नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका अवस्था है। ये आपके सामने है, आकार इसका और रूप, आकार और रूप। सर परागकण के आकार कैसे हैं, रूप कैसे, क्या है। देखिए यह एक कोशिकी है, परागकण कैसे होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, अगुणित होते हैं, पीछे बताई दिए हैं। और कैसे होते हैं, गोल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, गोल संरचना होती है। सर इसका आकार कैसा होता है, मतलब कि व्यास वास कितना होता है, तो इसका व्यास होता है कितना, 20 से 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है, इनका जो व्यास होता है 20 से 50 माइक्रोमीटर होता है। समझ रहे ना, किसका सर परागकण का व्यास, परागकण का आकार की बात बोल रहे हैं। ऐसे समझ लो कि ये परागकण, ये क्या है, ये परागकण है, परागकण का व्यास, ये वाले ये व्यास हो गया, ये क्या हो गया, व्यास। ये व्यास कितना होता है तो बताएंगे 20 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, ये व्यास है। समझ रहे ना। सर कहेंगे इतना बढ़िया बना दिए सर जी, ये इतना बढ़िया, देखो माइक्रोमीटर है भाई, माइक्रोमीटर बहुत छोटा है ना, और इसको सूक्ष्मदर्शी से देखकर प्रयोग किया गया है, तो हम समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिए हैं। कहेंगे सूक्ष्म तो मार एकदम सरसों की दाने की तरह छिटा रहे थे, तो वही समझिए, वो छोटा होता है परागकण, समझ रहे हैं ना। तो हम देखो साइज देखो, आकार 20 से 50 माइक्रोमीटर है, और आप समझ सकते हैं माइक्रोमीटर कितना छोटा है।
माइक्रोमीटर, बहुत छोटा, समझ रहे हैं ना, बहुत छोटा है भाई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये तो छोटा हो गया, लेकिन सर एक नोट बात है, बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। सबसे छोटे परागकण, सबसे छोटा जो परागकण होता है उसका व्यास कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर। कितना? 10। और ये सर जी कहाँ होता है, उसका नाम क्या है तो बताएंगे? मायोसोटिक, मायोसोटिस एलोपेस्टिक, एल्पेस्टिक यहां पर है, मायोसोटिक एल्पेस्टिक। इसका जो परागकण होता है उसका व्यास 10 माइक्रोमीटर होता है, सबसे छोटा होता है। सर जब सबसे छोटा ये होता है तो सबसे बड़ा भी परागकण होता होगा? तो जी हाँ, सबसे बड़े परागकण भी होते हैं और उसका नाम है मिरेबिलिस जलापा। सर व्यास होता कितना है सर? तो 200 माइक्रोमीटर। कितना होगा? 200 माइक्रोमीटर, ये आपके सामने है। यानी देखो, सबसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा परागकण ये है, सबसे बड़ा परागकण ये है, और किसका है? मिरेबिलिस जलापा, ये का कितना है भाई? 200 माइक्रोमीटर। ये याद रखिएगा, पेपर में दे सकता है, पूछेगा सबसे छोटा परागकण का नाम बताओ, उसका व्यास कितना होता है, आकार कितना होता है। सबसे छोटा का 10 माइक्रोमीटर और सबसे बड़ा का 200 माइक्रोमीटर। समझ रहे हैं ना? कहेंगे सर ये बात नहीं समझ में आई, अभी तो हम ये नहीं समझे ये क्या चीज है। ये तो समझ में आ गया कि सर माइक्रोमीटर है, सबसे छोटा परागकण है, सबसे बड़ा परागकण है, ये चीजें नहीं समझ में आई, ये क्या चीजें हैं। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं, ये क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए क्या है, बहुत ही आसान है, बस आपको करना क्या है, समझना है कि देखो, जो आप परागकण निकाले थे, हमने क्या किया था, ये देखो ये परागकोश है, ये क्या है? परागकोश है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है? परागकोश है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? परागकोश, ये परागकोश हो गया, ये पराग, ये पूतंतु हो गया। इसके अंदर छोटे छोटे कण हो गए, छोटे छोटे क्या हो गए? ये कण हो गए, ये छोटे छोटे कण हो गए। इन्हीं कण को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? परागकण। क्या कर रहे हैं? परागकण। इन्हीं कण को परागकण कर रहे हैं। इन्हीं कण को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? और क्या बोले हैं? लघु, क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु बोलते हैं इसी कण को ना। ये जो लघु बीजाणु होते हैं, हम ये जो छोटा छोटा परागकण है ना, इसको हम बाहर निकाल कर जब सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं ध्यान से, तो थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा, थोड़ा सा क्या दिखाएगा? बड़ा दिखाएगा। तो देखिए, ये जो छोटे कण हैं, ये जो छोटे परागकण हैं ना, ये कैसे कैसे हैं? तो मान लेते हैं कि ये हमारे छोटे छोटे ये क्या है? परागकण हैं। ये हमारे छोटे छोटे क्या होंगे? परागकण। कितने परागकण बना दिए सर जी? 4 परागकण। कितने परागकण सर जी बना दिए? 4 परागकण बना दिए। मैटर समझ में आया? अब देखो, ये जो चारों परागकण आपके सामने दिख रहे हैं, ये जो चारों परागकण है, देखो ये भी परागकण है, ये भी परागकण है, ये भी परागकण है, और ये भी क्या है? परागकण है। ये चारों के चारों क्या है? परागकण है। ठीक है, मैटर समझे? अब इसके अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। अरे भाई ये कोशिका है, ये क्या है? एक प्रकार की कोशिका है ना। आप जानते हैं कि हर कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, जाहिर सी बात है इसके अंदर भी केंद्रक होंगे। क्या होंगे? केंद्रक होंगे। इसके अंदर भी सर जी क्या होंगे? केंद्रक होंगे। ये केंद्रक, ये केंद्रक हो गया, ये क्या हो गया? केंद्रक, ये क्या हो गया? केंद्रक। समझ में आया ना? तब बीच में देखो केंद्रक है, ये बीच में केंद्रक है, ये बीच में केंद्रक है, ये बीच में केंद्रक है। ये जो कोशिका है, ये क्या है? आपके जो कोशिका है, ये कोशिका कैसी है? ये कोशिका सर जी कैसी है? एक कोश की है। कैसी है? एक कोश की है। समझ रहे ना? एक कोश की है। ये कोशिका कैसी सर है? एक कोश की है। समझ रहे हैं ना? ये हमारे जो चारों कोशिका दिख रही हैं वो एक एक कोश के, मतलब एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ये जो परागकण है एक कोशिका से बने हैं, ये भी जो परागकण है एक कोशिका से बना है, ये भी जो परागकण है एक कोशिका से बना है, और ये भी जो परागकण है एक कोशिका से बना है। यानी हमारे जो परागकण होते हैं वह एक कोश की होते हैं। ठीक है, जब एक कोश की होते हैं तो इसके अंदर परागकण के अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक, केंद्रक। समझ रहे हैं ना? अब केंद्रक कितने कितने होते हैं सर? तो इसके अंदर देखिए केंद्रक क्या हो गए?
एक केंद्रक। कितने केंद्रक? एक केंद्रक। समझ में आया? बात को समझे, उसी चीज को हम वहां पर लिखे हैं ना, कि जो परागकण होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं। समझ आया? यही चीजें वहां पर कहा कि ये बताई गई है। समझ में आया ना? आपके सामने दिख रहा है, समझ ले नोट बनाइएगा साथ साथ हमारे, ताकि आपको समझ में आता रहे। और ये है कि आप लोग क्या करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि वीडियो समझ में आ रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो साथ ही साथ आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हाँ यहाँ पर EW यानी इंग्लिश विजडम बाय VK सर एक ऐसा चैनल है जो आपको सर जी समझाते हैं, आराम से धीरे धीरे समझाने का प्रयास करते हैं। बस ये कि आपको क्या करना है, लगे रहना है। ठीक है, तो देखिए यही चीजें हम आपको यहाँ पर दिखाए थे। ठीक है ना, यही देखिए लिखा गया। परागकण क्या है? नर युग्मकोद्भिद है, मतलब कि नर के युग्मक है। क्या है? जो परागकण होते हैं वो नर युग्मक बनाते हैं। नर क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। और जो नर युग्मक बनाते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब बता ही दिए हैं कि इसमें क्या होते हैं कि N जो चारों परागकण बनाए थे वो क्या होते हैं? N होते हैं, अगुणित होते हैं। समझ रहे हैं ना? ये क्या हो गए? अगुणित। मतलब क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? तो देखिए क्या हुआ, देखिए ये जो चारों परागकण हैं वो चारों परागकण कैसे हैं? अगुणित हैं। ये भी N है, ये भी N है, यानी ये भी N है, और ये भी N है, और ये भी क्या है? N है। ये चारों के चारों अगुणित होते हैं। समझ रहे हैं ना? अगुणित होते हैं। मैटर समझ में आ गया? ठीक है, वही चीजें आपको यहाँ पर लिखे हैं और समझ गए। कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि सबसे छोटा है, बड़ा है, और जो परागकण होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, गोल होते हैं, सब समझ में आ गया सर जी। पर अभी इसको हम समझे नहीं है कि सर जो परागकण है अभी पूरी संरचना नहीं समझ में आई है। तो अभी तो बस यही जाने हैं कि जो परागकण होते हैं वह एक कोशिकीय होते हैं, एक केंद्रकीय होते हैं, अगुणित होते हैं, गोल होते हैं ना। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? मिरेबली जलापा है। सबसे छोटा परागकण कौन है? तो मायोसोटिक एल्पेक्टिस है। ये सबसे क्या है? छोटा परागकण है। ये नाम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है ना? अब सर और भी कुछ होता है? जी हाँ, और भी कुछ क्या होते हैं? लेयर होते हैं, परत होते हैं। ठीक है ना? तो वो क्या लेयर परत है? वो क्या लेयर परत है? तो देखिए भाई क्या लेयर परत है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है देखिए बस एक बार फिगर देख लीजिएगा सारे बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? बस देखिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए परागकण तो हो गया, परागकण के बारे में आपको बता दें, सबसे छोटा बड़ा हो गया। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं तो और क्या सर होता है। तो देखिए जो परागकण होता है, ये देखो ये परागकण है। ठीक है ना? परागकण के अंदर दो लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? दो लेयर होते हैं। देखो एक जो ये वाला जो लेयर है इसको अंतः लेयर बोलते हैं, इसको अंतःचोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतःचोल। समझ लीजिएगा, अंतःचोल बोलेंगे। इसके ऊपर एक बाह्य चोल होता है। क्या होता है? बाह्य चोल होता है। इसके ऊपर एक बाहर एक और लेयर होता है। ये कौन सा लेयर है भाई? इसके ऊपर एक अलग से इस तरह लेयर होता है, ये लेयर है। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है। ये क्या है? आपका एक लेयर है। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा है, दिख रहा होगा सबको? ये आपके है, ये देखिए, ये आपका क्या है? परागकण हो गया। ठीक, ये जो परागकण में देख रहे हैं ना, तो इसमें आपके कितने लेयर हैं? इसमें दो लेयर है। कितने लेयर हैं? दो लेयर है। वो कौन कौन सा लेयर सर जी है? वो कौन कौन सा सर जी लेयर है? तो देखिए ये आपका सबसे अंदर वाला लेयर ये वाला हो गया, अंतःचोल। आइए देखो ये जो बाहर ये वाला दिख रहा है ये बाह्य चोल है। ये क्या है? बाह्य चोल है। यह बाह्य चोल है। दिख रहा है सबको? तो आपको यहां तक बस याद रखिएगा कि जो परागकण होते हैं उसमें कितने लेयर होते हैं? तो एक बाह्य चोल होता है और एक अंतःचोल होता है। ठीक है,
तो यहां तक आप क्या करेंगे, समझ गए होंगे और पीछे का सब देख लिए होंगे। तो इसके बाद का जो बातें हैं अगले लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा। बस ये है कि इसमें जो अभी समझाए हैं उन सभी बातों को आप जरूर देखिएगा, समझिएगा। और इसकी जो बातें हैं, अभी पराकड़ की बातें बहुत बची है, समझाएंगे अगले लेक्चर में। आप इस वीडियो के साथ साथ ये भी देखेंगे अगला लेक्चर जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहेंगे और ये बताएंगे कि सर पराकड़ के बारे में लेक्चर 5 में सर जी समझाएं, लेक्चर 5 में सर जी समझाएं, पराकड़ के बारे में बताएं। और उसके और के अगला जो लेक्चर आने वाला रहेगा लेक्चर 6, उसमें पराकड़ की बातें और समझाएंगे। बस यही है कि आपको करना क्या है, इस चैनल से जुड़े रहना है और इसके साथ साथ आपको मन से, तन मन धन से सभी लोगों को क्या करना है, जो आपके दोस्त मित्र भाई बहन सगे संबंधी जितने छात्र हैं सभी लोगों को इंग्लिश वीडियम बाय वीके सर के चैनल के बारे में आप बताएंगे। और देखिएगा कुछ ये जो आप समझे हैं इसके आधार पर मैं कुछ होमवर्क देने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और बताएंगे, लिखेंगे कि क्या है हमको सर ये लेक्चर समझ में आया है कि नहीं आया है। तो आइए कुछ होमवर्क देखते हैं हम लोग हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा। पहला क्वेश्चन ये देखो, गृहकार किस लेक्चर का है, गृहकार ध्यान दीजिए भाई, लेक्चर क्या है, लेक्चर ये 5 है, ये आपके सामने यहाँ पर लिख दिया हूं, ध्यान से रहिए देखिएगा, ठीक है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका, पहला आपका ये क्वेश्चन है, सबसे, अभी देखिए हम पढ़ाएं, सबसे छोटा परागकण, सबसे छोटा परागकण का नाम बताइए, नाम बताइए। ठीक है, सबसे छोटा परागकण का नाम बताना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, परागकोश, परागकोश का स्फुटन, स्फुटन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक, तो ये जो आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है आप क्या करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे। और ये है नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, हम इन सारे क्वेश्चन का जो जवाब है अगले लेक्चर में जरूर दे दूंगा। बस ये कि आप तैयार रहेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा अब इसके बाद क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा लास्ट में यही होता है, आप लोगों के होमवर्क यही रहता है। और क्या होमवर्क रहता है, सामने दिख रहा है आपके सामने थंबनेल है यहाँ पर, EW बाय VK सर आपका ये चैनल है, सभी लोग जानते हैं इस चैनल के बारे में। लोगों को भाई क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि क्या चीजें इसमें समझाई जाती है। इसके बाद ये आपके सामने EW बाय VK सर यानी आपका टेलीग्राम या लिंक दिख रहा है। इस टेलीग्राम लिंक पर हम टीचर लोग पूरे जो आपका कैसे नोट्स होता है सबको प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। बस ये आपको नोट्स चाहिए तो ये आपके लिंक सामने दिख रहा है, इस पर जाएंगे और इस पर आपको नोट्स मिल जाएगा। और भी अच्छी अच्छी जानकारी इस पर, सभी जितनी भी जानकारी है सभी टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस यही है कि आपको इस चैनल के साथ लगे रहना है, जुड़े रहना है। तो ठीक है, चलिए आई होप सभी लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद।